बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला हमारा इख्तिताम पर पहुँचा। अभी हम जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करवा कर दे रहे हैं, ये है हमारी दो वीडियो रह गई थी। एक वीडियो थी इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन चार्टर, दूसरी है पीपीसी का चैप्टर 16 और 17। इन दोनों वीडियो को हमने एक नए तरीके से आपको रिकॉर्ड करवा के दे रहे हैं कि कम वक्त में आसान तरीके से पूरी की पूरी बात समझकर 100% जो आपकी ये किताब है उसका आप हल कर सके। देखो हमने इसकी ये क्या किया है, ये एक एक नुक्ता इसका निकालना है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है कि किसी तरीके से किसी बच्चे का भला हो जाए और वो लॉ गेट क्लियर हो जाए। लॉ गेट के बाद हमारा असल जो सिलसिला शुरू होगा वो तब शुरू होगा लॉ गेट के बाद। जो बच्चे लाइसेंस ले लें, जो स्टूडेंट लाइसेंस ले लें, उन्होंने अब आगे की सीरीज़ ज़रूर देखनी है। क्यों? उसमें हम आपको प्रैक्टिस सिखाएंगे कि आपने अदालत में कैसे पेश होना, केस कैसे लड़ा जाता है, दीवानी केस क्या होता है, तरीका कैसे होता है, दरख्वास्तें कैसे लिखी जाती है, ज़मानत कैसे करवाई जाती है, ट्रायल कैसे चलते हैं। एक एक नुक्ता जो आपको किसी से पूछना पड़ेगा वो आपको नहीं पूछना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको एक एक चीज़ आपको बताएंगे। फिर जो स्टूडेंट हमें कमेंट करेगा, हमारा नंबर देख लें 0343551309। इस नंबर के ऊपर जो है आप क्या करें, हमें व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी कोई भी आपको मुश्किल हो वो आप लिखें। इंसानी इल्म महदूद है। मैं तो भाई किसी के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हूँ, किसी के पेशाब के कतरे के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, मगर फिर भी जितना अल्लाह ताला ने कोई नॉलेज दिया होगा आपकी मुश्किल को पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपने आगे की प्रैक्टिस पूरी देखनी। और वो एलएलबी के स्टूडेंट जो कि एलएलबी पार्ट 1, 2, 3 जो पहले होता था 5 साल हो चुका है, तो उनका पूरा का पूरा एलएलबी हम उनको फ्री करवाएंगे। उन्होंने अपने लेक्चर देखने, एक एक किताब की एक एक चीज़ आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से, और प्रैक्टिस साथ कराएंगे। प्रैक्टिसाइजिंग जो लायर होते हैं, वरना उनको इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। लाइसेंस ले लेते हैं, फिर एक एक से पूछते फिरते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका क्या। कोर्ट में उनकी इंसल्ट होती है और अभी वो आए हैं, आने से पहले इतने बेइज्जते हो जाते हैं, इतने इंसल्टेड हो जाते हैं वो, कि जो लोग उनको देखते हैं कि उसको कुछ भी नहीं आता, पूरी अदालत में उनका तमाशा बन के खड़ा हो जाता है। इस चीज़ से आपने अपने आप को अवॉइड करना। वो क्या कि जो हम प्रैक्टिस अब करवाएंगे आपके लाइसेंस के बाद और जो एलएलबी के कोर्स करवाएंगे, हम इकट्ठा लेके चलेंगे। प्रैक्टिस को भी उसको भी इकट्ठा हमने लेके चलना है, आपने उसको ज़रूर देखना है। अब हम देख रहे हैं हमारा आज का, तो हमने क्या जो ये दो वीडियो बनाई है और तरीके से बनाई है। बस अब मैं आपको जितना बता रहा हूँ अपना उतना याद रखना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। पूरा का पूरा 100% का 100% आपका जो है इसमें से हल हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन चार्टर और पीपीसी का बस जितना बता रहे हैं उतना। आपके दिन बहुत कम रह गए। अब इर्द गिर्द जो है वो तजर्बे नहीं करने, जो याद किया हुआ उसको बार बार याद करें, कंसेप्ट को क्लियर करें। और जो ट्रेनिंग की वीडियो हमारी आएगी आखिरी, उसको तो बगैर देखे कोई स्टूडेंट लॉ गेट में बिल्कुल ना जाए। हमने आपको वो ट्रिक्स बतानी है कि जिसके ज़रिए 4-4, 5-5 नंबर से जो बच्चे रहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा नहीं रहेंगे। मेरे रब ने चाहा तो उससे बहुत उम्मीद है, बहुत दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ आपसे और यूनाइटेड नेशन चार्टर। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन के कितने जो है प्रिंसिपल आर्गन है, मेजर प्रिंसिपल आर्गन कितने हैं? आप कहेंगे 6 होते हैं। तो 6 प्रिंसिपल आर्गन है। वैसे तो और भी आर्गन्स हैं, मगर 6 जो हैं वो प्रिंसिपल आर्गन। अब इनके नाम सुन लें। पहला प्रिंसिपल आर्गन है जनरल असेंबली, दूसरा प्रिंसिपल आर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, चौथा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, पांचवा है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल और छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो थे इसके 6 प्रिंसिपल आर्गन थे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 इसके जो है प्रिंसिपल आर्गन है। अब इनके ये 6 के 6 के मुतालिक जो अहम अहम नुक्ते हैं जो लॉ गेट में पूछता है वो आपको एंड में अभी बता देते हैं इंशाअल्लाह। अब आपने रजिस्टर ले लो या कोई पेजेस ले लो और जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको बस लिखते चले जाओ। इसी तरीके से याद कर लो, आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा जो इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन चार्टर से रिलेटेड है।
चैप्टर 1 आपसे लागत में पूछेगा चैप्टर 1 किसके मुतालिक, आप कहेंगे चैप्टर 1 पर्पस एंड प्रिंसिपल के मुतालिक है, यूनाइटेड नेशन के पर्पस एंड प्रिंसिपल के, उनका क्या मकसद है और उनके क्या असूल हैं उनके मुतालिक है। अब आपसे पूछेगा इनका क्या पर्पस और क्या प्रिंसिपल है, आप कहेंगे इनका पहला पर्पस और प्रिंसिपल ये है कि ये इंटरनेशनल पीस चाहते हैं, ये बैनुल अक़वामी अमन चाहते हैं, दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं। दूसरा ये चाहते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन अमंग दी स्टेट्स, कि चाहते हैं कि जो ममालिक हैं वो तमाम ममालिक जो हैं वो आपस में फ्रेंडली रिलेशन हो, दोस्ताना ताल्लुकात हो ममालिक के दरमियान, ताकि झगड़े ना हो, अमन ख़राब ना हो। फिर आपसे पूछेगा फिर और ये क्या चीज़ चाहते हैं, इनका क्या पर्पज़ और प्रिंसिपल है, आप कहेंगे इनका अगला पर्पज़ एंड प्रिंसिपल ये है कि ये इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनके लिए मसाइल का हल तजवीज़ करते हैं और उनको पीसफुल तरीके से सेटलमेंट करते हैं जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम होते हैं। फिर पूछेगा और इनका क्या पर्पज़ और प्रिंसिपल है, आप कहेंगे इनका पर्पज़ और प्रिंसिपल ये है कि ये पूरी दुनिया के तमाम ममालिक और पूरी दुनिया के तमाम लोगों के इक्वल राइट्स चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये छोटा बड़ा कोई ना हो, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मज़हब, ज़ात पात, इनका कोई फ़र्क ना हो, सब बराबर हों, ये चाहते हैं। तो चैप्टर 1 में ये बताया। अब आपसे पूछेगा चैप्टर 1 में कितने आर्टिकल हैं, आप कहेंगे सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 चैप्टर 1 में है और ये पर्पस एंड प्रिंसिपल के मुतालिक है जो मैंने अभी आपको बता दिए। अब आपसे पूछेगा लॉ गेट में चैप्टर 2 किसके मुतालिक है, आप कहेंगे चैप्टर 2 मेंबरशिप के मुतालिक है और इसमें आर्टिकल 3 से लेकर 6 तक आर्टिकल हैं। चैप्टर 2 में आर्टिकल 3 से लेकर 6 तक हैं और ये मेंबरशिप के मुतालिक आपको बताता है। अब मेंबरशिप किसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप सबके लिए खुली है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप सबके लिए खुली है या ख़ास ममालिक के लिए, आप कहेंगे पूरी दुनिया के लिए वेलकम है। वो कहते हैं हमारे जो असूल हैं, हमारे जो पर्पज़ प्रिंसिपल है, हमारे यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, हमारी जो शराइत हैं, उन पे जो मुल्क पूरा उतरता है हम उसको मेंबरशिप के लिए वेलकम करते हैं, आप मेंबरशिप के लिए आएँ। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 आर्टिकल 3 से 6 तक ये मेंबरशिप के मुतालिक बताता है, उसकी शराइत क्या है, किस तरीके से आप मेंबर बन सकते हैं, क्या प्रिविलेज आपको मिलेगी। फिर जो मेंबर बन जाता है उसको पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। कल को कोई ममालिक उससे ज़्यादती करता है तो तमाम मेंबर्स उठकर अपने उस जो जिस मुल्क पे जुल्म हुआ है उस मुल्क की जो है दाद रसी करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और उसके ममालिक के क्या करते हैं कि उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये चैप्टर 2 ने हमें बताया। अब है चैप्टर 3, आपसे पूछेगा चैप्टर 3 किसके मुतालिक है, सबसे अहम चैप्टर 3 है, ठीक है। क्यों, इसके अंदर आर्टिकल 7 और 8 सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 7 और 8, मगर इस आर्टिकल 7 में तमाम के तमाम जो 6 प्रिंसिपल आर्गन जो मैंने शुरू में बताए हैं उसका जिक्र इकट्ठा जिस जगह पर आया है वो आर्टिकल 7 में आया है। देखें, अगर आपसे लॉ गेट में पूछे 6 प्रिंसिपल आर्गन का जिक्र किस आर्टिकल और किस चैप्टर में आया, आप कहेंगे चैप्टर 3 में, और आर्टिकल 7 में 6 के 6 प्रिंसिपल आर्गन का इकट्ठा जिक्र आ जाता है। फिर इनका बाद में हर चैप्टर में अलग अलग जिक्र आएगा। तो इकट्ठा जब कहाँ पे जिक्र आता है, आर्टिकल 7 में जिक्र आता है चैप्टर 3 में 6 प्रिंसिपल आर्गन का। तो इसके अंदर चैप्टर 3 किसके मुतालिक है, ये आर्गन्स के मुतालिक है कि यूनाइटेड नेशन के कितने आर्गन से, प्रिंसिपल आर्गन कितने होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके मुतालिक है चैप्टर 3। इसमें आर्टिकल 7 और 8 है। आर्टिकल 7 को रट लें, जहन में बिठा लें कि ये किसके मुतालिक है। ये आपको बताता है कि जो 6 के 6 प्रिंसिपल आर्गन उसको इकट्ठा बताता है। अब चैप्टर 4 आपसे पूछेगा किसके मुतालिक है, आप कहेंगे चैप्टर 4 जनरल असम्बली के मुतालिक है, ठीक है। जो मैं जनरल असम्बली का एंड में बताऊंगा ना, ये वाला उसके साथ आपने लिख लेना है। ये वाला जो चैप्टर 4 है ना, इसको अटैच कर देना जनरल असम्बली वाले के साथ। फिर अगला चैप्टर 5 जो है उसको जो है सिक्योरिटी काउंसिल के साथ अटैच कर देना। तो यानी हर चैप्टर की जो अहम बातें हैं जो मैं आखिर में बताऊंगा उनके साथ इनको अटैच कर देना, अटैच करके लिख लेना। चैप्टर 4 है जनरल असम्बली के बारे में। आपसे लागत ने पूछेगा जनरल असम्बली का जिक्र किस चैप्टर के अंदर, वो आप कहेंगे चैप्टर 4 में। आपसे लागत में पूछेगा चैप्टर 4 जो है वो उसमें कितने आर्टिकल शामिल हैं, आप कहेंगे उसमें आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 22 तक शामिल हैं। यानी 9 से लेकर 22 तक जो है आर्टिकल शामिल, 9 से 22 तक आर्टिकल शामिल हैं। आपसे लागत में पूछेगा कि जनरल असम्बली की कंपोजिशन, कि वो उसमें कितने प्रेसिडेंट होते हैं, उसके मेंबर कितने होंगे, वाइस जो है
ये प्रेसिडेंट कितने होंगे, उसका चेयरमैन कितने होंगे, उनकी यानी कंपोजिशन का, स्ट्रक्चर का जिक्र कौन से आर्टिकल में आया? आप कहेंगे चैप्टर 4 के आर्टिकल 9 में जनरल असेंबली की कंपोजिशन, उसकी बनावट, उसके स्ट्रक्चर का जिक्र है। फिर आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि जनरल असेंबली के फंक्शन और पावर का किस में जिक्र है, कि ये कौन कौन से काम करती है, इसकी ताकत क्या है, इसके अख्तियारात क्या है, ये क्या क्या कुछ कर सकती है। आप कहेंगे इस फंक्शन और पावर का जिक्र है आर्टिकल 10 से 17 के दरमियान, 10 से 17 के दरमियान फंक्शन और पावर का जिक्र। फिर आपसे लॉ गेट ने पूछेगा कि जनरल असेंबली की वोटिंग का जिक्र किस में है, कि इसकी जो वोटिंग कैसे होती है, किस तरीके से इसके मेंबर सेलेक्ट होते हैं। तो आप कहेंगे इसकी वोटिंग का जिक्र है आर्टिकल 18 और 19 में। फिर लॉ गेट में पूछेगा इसका प्रोसीजर का जिक्र कहाँ पर है, कि किस अमल के ज़रिए चल रही होती है, किस अमल के ज़रिए ये प्रोसीजर करती है, इसके क्या वामिल हैं, किन मराहिल को तय करती है, किस तरीके से ये काम कर रही होती है, वो सारा प्रोसीजर के किस तरह काम करती है ये, उसका जिक्र किस आर्टिकल में? आप कहेंगे उसका आर्टिकल 20 से 22 में है। तो देखो, कंपोजिशन का जिक्र आर्टिकल 9 में, फंक्शन और पावर का जिक्र आर्टिकल 10 से 17 में, वोटिंग का जिक्र आर्टिकल 18 और 19 में, प्रोसीजर का जिक्र कि किस तरह काम करती है आर्टिकल 20 से 22 में है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा 5वां चैप्टर किसके मुताल्लिक है? आप कहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के मुताल्लिक है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है सबसे बड़ा अहम इदारा है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन किस आर्टिकल में आई? पहले तो देखें चैप्टर 5 में कितने आर्टिकल शामिल हैं। इसमें आर्टिकल 23 से 32 आर्टिकल शामिल है, 23 से 32 आर्टिकल शामिल हैं चैप्टर 5 में। और चैप्टर 5 किसके मुताल्लिक है? सिक्योरिटी काउंसिल के मुताल्लिक। आपसे लॉ गेट में पूछेगा सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन किस आर्टिकल में बताई, कि इसमें कितने मेंबर होंगे, किस तरह इसकी वो होगा। तो आप कहेंगे इसकी कंपोजिशन आर्टिकल 23 में बताई। फिर पूछेगा सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन और पावर किस आर्टिकल में बताया? आप कहेंगे आर्टिकल 24 से 26 में इसकी फंक्शंस और पावर बताई, इसका काम क्या है, किस तरह काम करती है, इसकी पावर क्या, अथॉरिटी क्या, क्या क्या इसको अख्तियारात हैं, वो सारा का सारा 24 से 26 आर्टिकल में बताया। फिर आपसे लॉ गेट ने पूछेगा इसकी वोटिंग का जिक्र कहाँ पर? आप कहेंगे इसकी वोटिंग का जिक्र आर्टिकल 27 में है, कि किस तरह इसकी वोटिंग पड़ती है, किस तरीके से वोट दिए जाते हैं, मेंबरशिप कैसे हासिल की जाती है, वो सारे के सारी वोटिंग का जिक्र 27 में। फिर पूछेगा प्रोसीजर किस तरीके से काम करती है, उसका जिक्र कहाँ पे? आप कहेंगे उसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 28 से 32 में जिक्र है। तो देखिए चैप्टर 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मुताल्लिक है, इसकी कंपोजिशन का जिक्र आर्टिकल 23 में है, फंक्शन पावर का जिक्र आर्टिकल 24 से 26 में है, वोटिंग का जिक्र आर्टिकल 27 में है, प्रोसीजर का जिक्र 28 से 32 में है। ये हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए। देखो इस तरीके से इजी तरीके से आपका हो रहा है, तो आपने इसी तरीके से याद रखना, पूछेगा इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो। बाकी दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआओं का वक्त है। चैप्टर 6 आपसे लॉ गेट ने पूछा किसके मुताल्लिक है? आप कहेंगे ये पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट या पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में है। इस देखो चैप्टर 6 आपसे पूछे किस चीज़ के मुताल्लिक? आप कहेंगे पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आपसे लॉ गेट ने पूछेगा जो मसाइल हो जाते हैं उनका हल यूनाइटेड नेशन किस तरीके से और किस चैप्टर में करती है। आपके जो मसाइल होते हैं उनका जो पुरअमन तरीके जो हल निकाला जाता है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो हल होता है वो चैप्टर 6 निकालता है। और उसमें आर्टिकल 33 से लेके 38 तक हैं, 33 से लेकर 38 तक उसके अंदर आर्टिकल हैं चैप्टर 6 में। तो इसमें वो क्या करते हैं चैप्टर 6 में कि कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मसला हो गया, स्टेट के दरमियान हो गया, बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान हो गया, उस मसले का जो हल है पीसफुल तरीके से चैप्टर 6 के ज़रिए निकाला जाता है, आर्टिकल 33 से 38 तक ये है। आपसे लॉ गेट ने पूछेगा चैप्टर 7 किसके मुताल्लिक है? और हाँ, चैप्टर 6 में एक और चीज़ पूछ सकता है कि ये जो पीसफुल जो सेटलमेंट होता है ये स्टेट्स के दरमियान भी होता है, ये सिर्फ इदारों के दरमियान होता है? आप कहेंगे ये ज़्यादातर स्टेट्स के दरमियान होता है। हाँ, बड़ी बड़ी कोई ताकतें, बड़े बड़े इदारों का मसला भी अगर हो, अगर वो भी अपना मसला यूनाइटेड नेशन के अंदर लेके जाना चाहें और यूनाइटेड नेशन की उन इदारों से मुताल्लिक उनकी आने की इजाज़त भी हो तब वो अपने इदारे भी जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो अपना पीसफुल सेटलमेंट करवाते हैं, वरना ये स्टेट्स के मुताल्लिक होता है। आपसे लॉ गेट ने पूछेगा कि चैप्टर जो 7 है, ठीक है, उस चैप्टर 7 के अंदर किस चीज़ के बारे में कहा गया? आप कहेंगे चैप्टर 7 में कहा गया एक्शन टेकन विद रिस्पेक्ट टू द थ्रेट टू पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड देयर एक्ट्स एंड एग्रीगेशन।
चैप्टर 7 में ये कहा गया कि किन किन चीज़ों से अमन को ख़तरा है, ठीक है, एक्शन टेकन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू पीस, कि किन किन अमल के ज़रिए, किन किन एक्शन के ज़रिए जो है वो अमन को ख़तरा है, पीस को ख़तरा, ये उनके बारे में पढ़ता है। और फिर ये ब्रीच ऑफ पीस, कि जिसने अमन को तबाह किया होगा, उसको ब्रीच किया होगा, उसको तोड़ा होगा, उसका। एंड देयर एक्ट्स, और वो कौन से काम होंगे, ये क्या अमल करेंगे, उसके मुतालिक। यानी सिंपल वर्डिंग में चैप्टर 7 उन तमाम चीज़ों को पढ़ता है जिसके ज़रिए अमन तबाह होता है, अमन बर्बाद होता है, अमन को कोई ब्रीच करता है, अमन की वायलेशन करता है, उसको तोड़ता है, उस सब का जिक्र चैप्टर 7 में है। आपसे पूछेगा चैप्टर 7 में कितने आर्टिकल हैं, आप कहेंगे 39 से लेकर 51 तक, 39 से 51 तक, 39 से 51 तक। अब देखें, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है आपने। मैंने आपको इतना बता दिया। अब आपसे पूछेगा कि जो पीस की ब्रीच होती है वो किस चैप्टर में है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पीस की जो ब्रीच है वो किस में, चैप्टर 7 में। आपसे पूछेगा पीस की ब्रीच का जिक्र किन किन आर्टिकल में, आप कहेंगे 39 से 51 तक का इसका जिक्र है। अब देखो, ये मैं इकट्ठा आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ 39 से 51, इसका फ़ायदा क्या है। मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि 51 जो है वो जनरल असम्बली के बारे में है, तो आपके जहन में है ना कि नहीं, 51 जो है 39 से 51 तक तो चैप्टर 7 में है, वो तो पीस के ब्रीच के मुतालिक है, वो जनरल असम्बली के बारे में नहीं। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा पता चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टिकल इस चैप्टर का और इस चीज़ के मुतालिक है। तो आपसे लागत में अगर पूछ रहे तो आपके जहन में चीज़ खड़ी होगी। तो चैप्टर 7 में है कि चीज़ों का पुरअमन, जो अमन होता है उसको कौन कौन चीज़ें तबाह करती हैं, किस तरह उसको ब्रीच किया जाता है, फिर उसके खिलाफ एक्शन क्या होते हैं, उन सब का जिक्र चैप्टर 7 आर्टिकल 39 से 51 तक। चैप्टर 8 किसके मुतालिक है, वो है रीजनल अरेंजमेंट्स एंड एजेंसीज फॉर डीलिंग। आपसे लागत ने पूछा कि 8वां चैप्टर किसके मुतालिक, आप कहेंगे रीजनल जो अरेंजमेंट्स हैं, जो इलाकाई अरेंजमेंट होती हैं, जो हर इलाके में क्या क्या उन्होंने अरेंजमेंट की, एजेंसियां क्या हैं, वो किस तरह डील करती हैं, उनकी क्या ताकत है, क्या पावर है, क्या बनावट है, उस सब के मुतालिक जो रीजनल अरेंजमेंट होती है, इलाकाई अरेंजमेंट होती है एजेंसीज़ के मुतालिक, उनको ये जिक्र पड़ता है। और ये चैप्टर 8 पढ़ता है। चैप्टर 8 में कितने आर्टिकल हैं, इसमें 52 से 54 तक है, 52 से 54 तक इसमें आर्टिकल है। चैप्टर 8 में ये रीजनल अरेंजमेंट पढ़ता है एजेंसियों की। अब पूछेगा एजेंसियों की रीजनल अरेंजमेंट किस चैप्टर में, आप कहेंगे 8 में। किस आर्टिकल में, 52 से 54 के दरमियान, ये बात है। चैप्टर 9, चैप्टर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सोशल कोऑपरेशन, बड़ा जहन को एक्टिव करना। चैप्टर 9 और 10 के अंदर कान को खड़े रखने मेरे भाई, क्यों कि चैप्टर 9 के जो है वो प्रिंसिपल आर्गन के मुतालिक नहीं है। आप कभी समझें कि इसमें लफ्ज़ इकोनॉमी एंड सोशल कोऑपरेशन का लफ्ज़ आया तो ये प्रिंसिपल आर्गन नहीं है। प्रिंसिपल आर्गन जो इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है वो चैप्टर 10 में है, ठीक है। तो जहन में रखना, अगर आपको लॉ गेट में कहे कि जो प्रिंसिपल आर्गन है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल वो चैप्टर 9 में है, आप कहेंगे नहीं वो चैप्टर 10 में है। तो फिर चैप्टर 9 में क्या है, चैप्टर 9 में इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सोशल कोऑपरेशन है। 9 में है जो इकोनॉमी और सोशल का जो ताउन होता है ना, कोऑपरेशन होता है, उसका जिक्र है चैप्टर 9 में। और 10 में जो है इसी इकोनॉमी और सोशल जो है कौंसल का ये मेजर आर्गन है, जो प्रिंसिपल आर्गन है, उसका जिक्र चैप्टर 10 में है। तो जो चैप्टर 10 के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आपने जो एंड में बताऊँगा कि इकोनॉमी और सोशल काउंसिल, उसके साथ आपने जोड़ लेना है। इसी तरीके से जो मैंने सिक्योरिटी काउंसिल का बताया उसको भी एंड में जोड़ लेना, जनरल असम्बली का बताया उसको भी एंड में जोड़ लेना। तो 9वां किसके मुतालिक है, चैप्टर 9 के अंदर है आर्टिकल 55 से 60 तक, 55 से 60 तक इसमें है। इसमें है इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सोशल कोऑपरेशन। इसमें ये बताया बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर लोग किस तरीके से माली मदद करते हैं, स्टेट की माली मदद कैसे होती है, लोगों की माली मदद कैसे होती है, और सोशल कोऑपरेशन जो समाजी ताउन है वो कैसे किया जाता है। किसी मुल्क में जलजला आ गया, कोई आफत हो गई, कोई मसाइल हो गए, जंग छिड़ गई, भूख है, एनीवन कुछ है, तो उसका जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इकोनॉमी है उसको, और उनका जो सोशल कोऑपरेशन है कि जो समाजी ताउन करते एक दूसरे से, उसका जिक्र है चैप्टर 9 में। तो फिर कह रहा हूँ चैप्टर 9 जो है वो कोऑपरेशन के मुताल्लिक़ है, इकोनॉमी और सोशल के।
जो इकोनॉमी और सोशल की जो कौंसल है, जो मेजर ऑर्गन है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, वो चैप्टर 10 में है। तो चैप्टर 9 में है इंटरनेशनल इकोनॉमी और सोशल कोऑपरेशन। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 55 से 60 तक। अब अगला चैप्टर पढ़ लें, चैप्टर 10। चैप्टर 10 है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। ये मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपसे लागत ने पूछेगा जो इकोनॉमी और सोशल प्रिंसिपल जो है, इकोनॉमी एंड सोशल जो काउंसिल है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसकी कंपोजिशन का जिक्र किस आर्टिकल में, उसकी बनावट का जिक्र, उसमें कौन कौन लोग शामिल है, मेंबर क्या है, आप कहें कंपोजिशन का जिक्र है आर्टिकल 61 में, 61 में जिक्र है कंपोजिशन का। फिर पूछेगा जो इकोनॉमी और सोशल काउंसिल जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसके फंक्शन और पावर का जिक्र कहाँ पर है, आप कहेंगे इसके फंक्शन और पावर्स का जिक्र, कि इसको क्या अख्तियारात हैं, क्या ताकतें हैं, इसकी क्या क्या ये कर सकता है, उसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 62 से 66 में है। 62 से 66 में, 62 से 66 में किसका जिक्र है? फंक्शन और पावर का। फिर पूछेगा जो इकोनॉमी और सोशल जो काउंसिल है, इसकी जो वोटिंग होती है, इस वोट का प्रोसेस किस आर्टिकल में है, आप कहेंगे चैप्टर 10 का आर्टिकल 67 में, 67 में, 67 में इसका जिक्र है वोटिंग का। फिर पूछेगा प्रोसीजर का जिक्र कहाँ पे, ये कैसे काम करता है, क्या क्या काम होता है, आप कहेंगे आर्टिकल 68 से 72 में इसका जिक्र है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन इकोनॉमी और सोशल कौन से चैप्टर में है? 10 में है, 9 में नहीं है। इसकी कंपोजिशन का जिक्र कहाँ पे है? आर्टिकल 61 में। फंक्शन पावर का जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 62 से 66 में। वोटिंग का जिक्र कहाँ पर है? 67 में। प्रोसीजर का जिक्र कहाँ पे? 68 से 72 में, 68 से 72 में। ये हमारा ख़त्म हो गया वो चैप्टर 10। अब चैप्टर 11 आपसे पूछेगा, चैप्टर 11 किसके मुताल्लिक है? आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरीज, नॉन सेल्फ गवर्निंग। ऐसी सल्तनतें, ऐसी रियासतें, ऐसे ममालिक, ऐसी हदूदबंदियाँ, ऐसी टेरिटरी, ऐसी हदूद कि जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, जिनके इंतज़ाम को संभाला जाता है, कौन सी टेरिटरीज़ कि जो नॉन सेल्फ गवर्निंग होंगी, जो अपना निज़ाम खुद नहीं संभालती, वो गरीब हैं या वो कैद में हैं या किसी के कब्ज़े में हैं, इस यानी सिंपल वर्डिंग में जो अपना निज़ाम खुद ना संभालें, सेल्फ गवर्निंग ना करें, उनके निज़ाम को कैसा संभाला जाएगा, उन टेरिटरीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, उसका जिक्र चैप्टर 11 में है। तो इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं चैप्टर 11 में? 73 और 74, सिर्फ 2 आर्टिकल हैं। तो लॉ गैट में पूछेगा कि वो टेरिटरी जो अपना निज़ाम खुद नहीं संभालती, सेल्फ गवर्निंग नहीं है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका निज़ाम कैसे संभाला जाता है, आप कहेंगे वो चैप्टर 11 के तहत आर्टिकल 73 और 74 के तहत वो संभाला जाता है। जो सेल्फ गवर्निंग नहीं है, अपना निज़ाम नहीं संभाल सकती, उनकी एक अलग तरीके से उनका निज़ाम बनाया कि उनको पैसा कैसे देना है, उनकी माली मदद कैसे करनी है, उनका निज़ाम कैसे संभालना है, कवानीन क्या उनके होंगे, उन सब के मुतालिक चैप्टर 11 में जिक्र। अब आपसे लॉ गैट में पूछेगा चैप्टर 12 किस चीज़ के मुतालिक है, आप कहेंगे ये इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम एंड वर्किंग के मुतालिक है। इंटरनेशनल ट्रस्टशिप और वर्किंग के मुतालिक है। फिर वही जो 9 और 10 में रफड़ पड़ा था, मसला हुआ था कि 9 जो था वो इकोनॉमी और सोशल कोऑपरेशन था, और प्रिंसिपल ऑर्गन का कहाँ जिक्र था? इकोनॉमी और सोशल काउंसिल का वो जिक्र था चैप्टर 10 में। बिल्कुल यहाँ पे यही हुआ है। जो चैप्टर 12 है, कान खड़े कर लेना, अलर्ट हो जाना, इसके अंदर जो है वो ट्रस्टशिप काउंसिल जो प्रिंसिपल ऑर्गन, उसका जिक्र नहीं है। ये है ट्रस्टशिप सिस्टम एंड वर्किंग। तो जो चैप्टर 13 है ना, जो चैप्टर 13 है, उसमें जो है ट्रस्टशिप काउंसिल जो प्रिंसिपल ऑर्गन, उसका चैप्टर 13 में जिक्र है। 12 में क्या जिक्र है? 12 में इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम एंड वर्किंग, इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम और वर्किंग का जिक्र है चैप्टर 12 में। आपसे पूछेगा चैप्टर 12 किस चीज़ को डील करता, आप कहेंगे जो ट्रस्टशिप सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जो खैराती मामला है, ट्रस्टशिप का जो मामला है, मदद कैसे करनी, किसके को कितना पैसा देना, उनके निज़ाम कैसे संभालने, वो इंटरनेशनल जो सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम, बैनुल अक़वामी सतह पर खैराती सिस्टम एंड वर्किंग, और वो किस तरह काम करता है, उसका जिक्र है चैप्टर 12 में।
और चैप्टर 12 में कितने आर्टिकल शामिल हैं? इसमें 75 से 85 आर्टिकल शामिल है, 75 से 85 तक आर्टिकल शामिल है। तो आपसे लगाटे पूछेगा कि ट्रस्टशिप सिस्टम का जो है वर्किंग कहाँ पे होती है, किस तरह होती है ट्रस्टशिप जो होती है वर्किंग इंटरनेशनल लेवल पर। याद रखना इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर। ये कब? बैन अल-अक़वामी सतह पर चैप्टर 12 में आर्टिकल 75 से 85 के दरमियान। अब यही जो चैप्टर 13 बड़ा अहम कि इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन का जिक्र है, ट्रस्टशिप काउंसिल। अब जब मैं ट्रस्टशिप काउंसिल को एंड में बताऊंगा, आपने ये वाली चीज़ उसमें ऐड करते जाना है। चैप्टर 13 के अंदर है ट्रस्टशिप काउंसिल। आपसे पूछेगा लॉ गेट में ट्रस्टशिप काउंसिल जो है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसका जिक्र कौन से चैप्टर में है? आप कहेंगे उसका जिक्र चैप्टर 13 में है। और पूछेगा कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक ट्रस्टशिप काउंसिल जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका जिक्र है? आप कहेंगे 86 आर्टिकल से लेके 91 आर्टिकल तक उसका जिक्र है। तो ट्रस्टशिप काउंसिल का जिक्र किस में है? आर्टिकल 86 से 91 तक, 86 से 91 तक जिक्र है ट्रस्टशिप काउंसिल का। और ट्रस्टशिप काउंसिल यहाँ पे क्या है? 13वें चैप्टर में प्रिंसिपल ऑर्गन के तौर पर है। अब आपसे लॉ गेट ने पूछेगा ट्रस्टशिप काउंसिल के जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसकी कंपोजिशन का जिक्र कहाँ पर है? आप कहें कंपोजिशन का जिक्र आर्टिकल 86 के अंदर। फिर आपसे लॉ गेट ने पूछेगा इसकी फंक्शन और पावर का जिक्र कहाँ पर है? ट्रस्टशिप काउंसिल बतौर प्रिंसिपल ऑर्गन इसका जिक्र कहाँ पे? आप आर्टिकल 87 और 88 में। तो कंपोजिशन का जिक्र कहाँ पर है? ट्रस्टशिप काउंसिल का 86 में। फंक्शन और पावर का जिक्र कहाँ पे कि ये क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से अमल करेगा, इसकी अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, कितने अख्तियारात इसको हैं, वो आर्टिकल 87 और 88 में है। फिर पूछेगा कि वोटिंग का जिक्र कहाँ पर है, इसके मेंबरशिप कैसे बनते हैं, इसमें वोट कैसे डलते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल में। आप कहेंगे इसका आर्टिकल 89 में जिक्र है। ठीक है, किसमें जिक्र है? 89 में। फिर पूछेगा प्रोसीजर का जिक्र कहाँ पर है? आप कहेंगे प्रोसीजर का जिक्र है 90 से 91 में, 90 से 91 में जिक्र। अब देखिए मैं आपको उलझा रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि कंपोजिशन का जिक्र ट्रस्टशिप काउंसिल के जो है कंपोजिशन का जिक्र है आर्टिकल 86 में। वो आपसे लॉ गेट में कहेगा कि जो जनरल असम्बली है उसकी कंपोजिशन का जिक्र है वो आर्टिकल 86 में। तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि जनरल असम्बली की कंपोजिशन का जिक्र तो आर्टिकल 9 में है। तो आर्टिकल 86 में किसका जिक्र है? वो ट्रस्टशिप काउंसिल का जिक्र है। फिर आपसे पूछे, फिर मैं आपको उलझा रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनरल असम्बली की जो फंक्शन और पावर का जिक्र है वो आर्टिकल 87 और 88 में है। तो आपने क्या देखा? नहीं, जनरल असम्बली का तो मुझे बताया गया था कि उसकी फंक्शन और पावर का जिक्र है आर्टिकल 10 से 17 में। इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से याद रखना आर्टिकल को, कि आपको पता हो कि इसका आर्टिकल कहाँ पे है। अव्वल तो आर्टिकल नहीं पूछता मगर फिर पूछ लेता है। ठीक है, आप तो हर तरीके से तैयार होकर जाएं, रिस्क नहीं लेना भाई। ठीक है, तो ट्रस्टशिप काउंसिल जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसकी कंपोजिशन का जिक्र है आर्टिकल 86 में। फंक्शन और पावर का जिक्र कहाँ पे? आर्टिकल 87-88 में। वोटिंग का जिक्र है आर्टिकल 89 में। प्रोसीजर के कैसे काम करता है, इसका तरीकाकार क्या है, वो आर्टिकल 90 और 91 में, 90 और 91 में है। चैप्टर 14 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपोजिशन एंड पावर। ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, बहुत अहम है, क्योंकि आप कोर्ट पढ़ रहे हो, वकील हो, तो वकीलों का ज़्यादा मामला अदालत से ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जो इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिस्टम है, आपसे लॉ गेट पूछेगा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है कोर्ट का, उसका जिक्र किस चैप्टर में है? आप कहेंगे बतौर प्रिंसिपल ऑर्गन उसका जिक्र चैप्टर 14 में है। और उसमें कितने आर्टिकल हैं? 92 से 96। ठीक है, तो चैप्टर 14 में किसका जिक्र है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसकी कंपोजिशन, उसकी पावर, उसके फंक्शन, उसके तमाम प्रोसेस, उसकी वोटिंग शोटिंग, सब कुछ उसका जिक्र है किसके अंदर? चैप्टर 14 में। और इसके आर्टिकल कितना है? 92 से 96 तक का जिक्र है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिस्टम बतौर प्रिंसिपल ऑर्गन। अब है हमारे पास चैप्टर 15 सेक्रेटरीट। ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ने पढ़ाया था शुरू में, जो बताया कि चैप्टर 15 आपसे लगाटे पूछेगा जो प्रिंसिपल ऑर्गन सेक्रेटरीट है उसका जिक्र किस में है, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट, उसके फंक्शन, वो क्या करता है, सब कुछ का जिक्र किस में? आप कहेंगे उसका चैप्टर 15 में है। और कितने आर्टिकल हैं? 97 से 101 है, यानी क्या 97 से 101 आर्टिकल तक जिक्र है सेक्रेटरीट का बतौर प्रिंसिपल ऑर्गन।
मेजर प्रिंसिपल आर्गन सेक्रेटरीट का जिक्र कहाँ पे, 97 से 101 तक चैप्टर 15 में, इसका तमाम प्रोसीजर यहाँ पर है। आपसे लागत में पूछेगा कि चैप्टर 16 में किस चीज़ का जिक्र है, आप कहेंगे चैप्टर 16 में जो जिक्र है वो मिसलेनियस प्रोविजंस का जिक्र है। छोटी छोटी सी जो बातें हैं, इस तरह क्या होगा, इसकी प्रोविज़न क्या है, इसका कानून क्या है, इसके मुतालिक क्या करेंगे, ये मामला हो गया तो क्या करना, ये मामला हो गया तो क्या करना, उस छोटी छोटी जो बातें जो मिसलेनियस जो होती है, जो बिखरी हुई जो होती हैं, तो उसका जिक्र किसके अंदर है, वो हमारा चैप्टर 16 में है। तो आपसे पूछेगा मिसलेनियस जो प्रोविजंस होती हैं उसका जिक्र कहाँ पे, आप कहेंगे चैप्टर 16 में। आपसे पूछेगा चैप्टर 16 में कितने आर्टिकल शामिल हैं, आप कहेंगे आर्टिकल 102 से 105 तक शामिल हैं। आपसे लागत में पूछेगा चैप्टर 17 किसके मुताल्लिक है, चैप्टर 17 आप कहेंगे चैप्टर जो 17 है उसके अंदर ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है चैप्टर 17 में। और चैप्टर 17 में कितने आर्टिकल हैं, सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, 106 और 107, 106 107 2 आर्टिकल है। चैप्टर 17 किसको बताता है, ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो ट्रांजिशनल अंदरूनी सिक्योरिटी, बैरूनी सिक्योरिटी, किस तरीके से इनका मामलात चलता है, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट कैसे की जाती है, सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से हम हिफाजत करते हैं, सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसे किया जाता है, उनकी तरतीब कैसे रखी जाती है, उस तमाम सिक्योरिटी का जिक्र किस में है, चैप्टर 17 आर्टिकल 106 से 107 में। फिर लॉ गेट में पूछेगा चैप्टर 18 में किस चीज़ का जिक्र है, बड़ा अहम है चैप्टर 18, इसमें अमेंडमेंट्स का जिक्र है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा अगर किसी चार्टर में, किसी कानून में अमेंडमेंट करनी हो यूनाइटेड नेशन के, तो किस चैप्टर के और किस आर्टिकल के तहत हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं, तो आप कहेंगे चैप्टर 18 के तहत हम अमेंडमेंट करते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल है अमेंडमेंट करने के, एक आर्टिकल 108, एक आर्टिकल 109। तो आर्टिकल 108 और 109 जो है ये अमेंडमेंट के मुतालिक है, कौन से चैप्टर में, चैप्टर 18 में। चैप्टर 19 हमारा आखिरी, आपका लॉ गेट किसके मुताबिक, चैप्टर 19 आपसे पूछे किसके मुतालिक, आप कहेंगे ये है रेटिफिकेशन एंड सिग्नेचर के मुतालिक। रेटिफिकेशन किसको कहते हैं, मंजूरी को, तस्दीक को, तोसी को, किस चीज़ को मंजूर कर लेना। यानी चैप्टर 19 किसके मुताबिक है कि किस चीज़ को मंजूर कैसे किया जाएगा, कोई अमेंडमेंट आई उसको मंजूर कैसे किया जाएगा, कोई कानून हो उसको मंजूर कैसे किया जाएगा, उसकी रेटिफिकेशन कैसे होगी, उसकी तस्दीक कैसे करेंगे, तोसी कैसे करेंगे, उसको मानेंगे कैसे, उसकी मंजूरी कैसे देंगे, उसको फिर आगे किस तरीके से उस पर सिग्नेचर किए जाएंगे, किस तरह वो मंजूर होता है, ठीक है। तो उसकी मंजूरी कहाँ पर, अमेंडमेंट 18 में, और उसकी रेटिफिकेशन किस में है, वो चैप्टर 19 के अंदर है, आर्टिकल 110 से 111। मेरे भाई एक चीज़ और याद रखना, मैं कानूनी ज़ुबान बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कानूनी ज़ुबान आपकी किताब में ख़ुद है। मैं बतौर वकील बनकर नहीं पढ़ाता, मैं बतौर स्टूडेंट बनकर पढ़ाता हूँ। मेरा तरीका ही हमेशा से ये, मैं जब से पढ़ाने लगा हूँ, सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले से भी पढ़ा रहा हूँ, मगर बाकायदा मैं सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ, 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मेरा तरीका ये कि मैं स्टूडेंट लेवल पे ख़ुद को लेके जाके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं जो आपको बताता हूँ, मैंने रेटिफिकेशन के मुतालिक बताया, तो मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बताया कि ये मंजूरी है, तस्दीक है, तोसी है। तो मेरा काम है कि बच्चे को समझ आ जाए, मैं अपनी शोबाजी नहीं दिखाना चाहता कि मुझे फ़लाँ चीज़ का ये, मैंने सिंपल वर्डिंग इस्तेमाल करना, बस सिंपल वर्डिंग है भाई, मैं स्टूडेंट बन के पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे को समझ आ जाए, उसका फ़ायदा हो जाए बस। तो चैप्टर 19 में तस्दीक का, तोसी का, मंजूरी का, इसका जिक्र है, और सिग्नेचर के किस तरह हम सिग्नेचर करेंगे किस चीज़ के ऊपर, तो वो क्या है, चैप्टर 19 में है आर्टिकल 110 और 111, सिर्फ 2 आर्टिकल हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वो 6 प्रिंसिपल आर्गन जो हमने अब शुरू में बताए थे कि वो क्या है, उनके मुतालिक अहम है। पहला आपसे पूछेगा जनरल असम्बली जो है ये क्या है, आप कहेंगे जनरल असम्बली जो है ये हमारे पास, ये जनरल असम्बली प्रिंसिपल आर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो यूएनओ का प्रिंसिपल आर्गन पहला कौन सा है, जनरल असम्बली। आपसे लॉ गेट में पूछेगा जनरल असम्बली जो है वो किस तरह का आर्गन है, क्या वो एक आर्गन है या प्रिंसिपल आर्गन है, तो आप कहेंगे वो प्रिंसिपल आर्गन है या प्रिंसिपल या मेजर आर्गन है, तो उसको मेजर आर्गन भी कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गन भी कहते हैं, किसका, यूएनओ का, ठीक। आपसे लॉ गेट में पूछेगा इसकी लीगल स्टेटस क्या है,
यानी ये क्या काम कर रहा है, ये बंद हो चुका। आप कहेंगे इसके लीगल स्टेटस ये है कि ये एक्टिव है, ये काम कर रहा है। मैं एक बड़ी कीमती बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कीमती, अपने जहन में इसको बिठाओ। जितने भी 6 के 6 हम प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ेंगे ना, उन सब का हेड क्वार्टर सिर्फ एक को छोड़कर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम को छोड़कर, सब का हेड क्वार्टर कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क सिटी में होगा। ठीक है, बस अपने जहन में बिठा लें। सिर्फ जब प्रिंसिपल कोर्ट जस्टिस का जो सिस्टम आएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम आएगा, उसका हाग में होगा। ठीक है, नेदरलैंड के इलाके में, पीसफुल सिटी ऑफ नेदरलैंड, हाग में उसका है, उसका हेड क्वार्टर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिस्टम है। बाकी जितने भी आ जाएं, बाकी 5 रह गए, 5 के 5 का रट लेना कि आपका जिक्र किसके अंदर आएगा। इसका जो हेड क्वार्टर 5 का कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। तो अक्सर वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम के तहत ये लिख के देता है कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। आप कहेंगे नहीं, 5 का न्यूयॉर्क में है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिस्टम का जो है वो नेदरलैंड के अंदर है, हॉग में। ठीक है, पीसफुल सिटी जो है। तो लीगल स्टेटस क्या है? ये एक्टिव है। आपसे पूछेगा ये बना कब था, फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी? आप कहेंगे 1945 में बना। तो देखो, जनरल असेंबली मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका लीगल स्टेटस क्या है? ये एक्टिव है, अभी तक काम कर रहा है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके कितने मेंबर हैं? आप कहेंगे इसके 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर्स हैं। आपसे लॉ गेट में बड़ी कीमती बात पूछेगा कि जो 193 मेंबर हैं वो सब के सब यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं? आप कहेंगे हाँ, जो जनरल असेंबली के 193 मेंबर हैं वो सब के सब अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। फिर आपसे पूछेगा इसकी कंपोजिशन क्या है, जनरल असेंबली के अंदर कितने लोग हैं, इसका ढांचा क्या है, इसका ऑफिशियल स्टाफ क्या है। कंपोजिशन का मतलब है ऑफिशियल स्टाफ, इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा इसका क्या इसका स्टाफ है। आप कहेंगे इसमें एक जनरल कमेटी होती है। ठीक है, एक जनरल कमेटी होती है, उस कमेटी का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है? इसके पहला क्या इसके अंदर है? प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का, उसकी जनरल कमेटी का, एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट, और 6 जो है इसमें चेयरमैन ऑफ 6 मेन कमेटी। तो इसमें कितने लोग हुए? इसके अंदर हुआ एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ 6 जो है मेन कमेटी, वो इसके लोग हैं। अब सबसे अहम बात आपसे पूछेगा लॉ गेट में, जो इसके 21 वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या उनमें 5 वो वाइस प्रेसिडेंट शामिल हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर हैं? ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट जो मेंबर हैं, क्या वो शामिल हैं? आप कहेंगे हाँ। जनरल असेंबली के जो 21 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 21 वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से 5 वो हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। वो क्या है हम अभी पढ़ते हैं, क्योंकि वो 5 इतने अहम, उनके पास वीटो पावर है। सब के सब मान जाएं, उन 5 में से अगर एक भी ना माना ना, तो कोई फैसला वो नहीं होने देंगे, बड़ा फैसला कोई नहीं होने देंगे। तो उस 5 की इतनी ताकत है। तो जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, जिनके पास ये ताकत है, उनमें से एक भी ना मानना, सब मान के सिर्फ एक ना मानना, बड़े मामले पे फैसला नहीं होता। आज तक कश्मीर का मामला क्यों रुका हुआ है? कि ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर देते यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर। तो क्या, तो आपसे क्या पूछेगा, जो 21 वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके अंदर क्या क्या शामिल है? आपको 21 जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके अंदर 5 वो भी वाइस प्रेसिडेंट शामिल हैं उन 21 में, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है। ये आपसे पूछेगा जनरल असेंबली का हेड कौन है? आप कहेंगे प्रेसिडेंट। फिर आपसे पूछेगा इसका सेशन कब होता है, इसका इजलास कब बैठता है, इसका इजलास कब बैठता है, इसका सेशन कब बैठता है? आप कहेंगे इसका सेशन, इसका इजलास तीसरे मंगल को, 3rd ट्यूसडे को बैठता है हर सितंबर को, और ये जारी रहता है 3rd वीक, तीसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते दिसंबर तक जारी रहता है हर साल। तो उसका सेशन कब है? 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर टू 3rd वीक ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर टू 3rd वीक ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, हर सितंबर के तीसरे मंगल से शुरू होता है
और ये हर दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक जारी रहता है। ये इसके अंदर अहम था। अब इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर लेना, वो जो मैंने उसका कंपोजिशन बताई थी कि आपका चैप्टर 4 में जो थी किसकी कंपोजिशन क्या, आर्टिकल 9 के अंदर इसकी फंक्शन पावर का जिक्र क्या, वो सारा इसमें ऐड करते जाना। इसी तरीके से आगे वालों में भी ऐड करते जाना, जो उनका कंसल्टेंट है, ठीक है, उसको लाजमी ऐड कर लेना कि उसकी कंपोजिशन कौन से आर्टिकल में है, उसकी पावर किस आर्टिकल में है, उसकी वोटिंग किस आर्टिकल में, जो हर एक का पहले बता दिया वो उसमें ऐड करते चले जाना। अब है हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जनरल असम्बली के। आपसे लागत में पूछेगा जनरल असम्बली को क्या कहते हैं, आप कहेंगे इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इसको ग्लोबल पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो लागत में पूछेगा इंटरनेशनल पार्लियामेंट किसको कहते हैं, आप कहेंगे हमारे पास जनरल असम्बली को। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, जनरल असम्बली। ग्लोबल पार्लियामेंट किसको कहते हैं, जनरल असम्बली को। आप इससे पूछेगा कि इसके जो मेंबर हैं क्या वो स्टेट होती हैं, मुल्क होते हैं, आप कहेंगे ईच मेंबर इज़ वन स्टेट। इसका हर एक मेंबर एक मुल्क है। इसका एक मेंबर 193 मेंबर है तो 193 ममालिक हैं वो। अब आपसे लॉ गेट में बड़ी कीमती बात कहेगा, अगर इसका कोई एक स्टेट, एक मुल्क, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वो अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिप्रेजेंटेटिव, कितने नुमाइंदे उसके इजलास में भेज सकता है, क्योंकि एक स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर को, 5 रिप्रेजेंटेटिव को उसके इजलास में भेज सकती है। ईच स्टेट कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव इन दी सेशन ऑफ जनरल असम्बली। जनरल असम्बली के जो सेशन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर को भेज सकती है, हर स्टेट बतौर एक मेंबर। अब आपसे लागत ने पूछा जो 5 रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो अगर वोट डालना चाहे वो उनका 5 वोट कलेक्ट होंगे या एक वोट बनेगा। आप कहेंगे पाँचों के पाँचों का एक वोट होता है। एक मुल्क, एक स्टेट बतौर मेंबर एक वोट डाल सकता है, ये हर मुल्क का एक वोट है। आपसे पूछेगा एक छोटा मुल्क है जैसे श्रीलंका और एक बड़ा मुल्क है जिस तरह रशिया, तो क्या इन दोनों का वोट बराबर होता है? ममालिक तो छोटा है, बड़ा है। आप कहेंगे बेशक छोटा हो, बेशक बड़ा हो, बेशक गरीब हो, बेशक अमीर हो, सब एक ही वोट डालते हैं, सबका एक वो ममालिक कहलाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि रूस कोई बहुत बड़ी पावर है और जो है श्रीलंका को पूछे ना, ऐसा नहीं। सबकी इज्जत की जाती है, वहाँ पे सब बराबर है। आपसे लागेटे पूछेगा इसकी रेजोल्यूशन जो पास होती है जनरल असम्बली में, जो करारदाद पास होती है वो किस तरह पास होती है? क्योंकि जो जनरल असम्बली में जो रेजोल्यूशन पास होती है बाय वोटिंग होती है, जितने ज़्यादा वोट डालेंगे उतनी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। आपसे लागत ने पूछेगा जो जनरल असम्बली की जो मेन पॉलिसी मेकिंग क्या बॉडी है ये, आपसे लागत ने पूछेगा जो मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है, जो बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बनाती है, उसकी जो मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो यूनाइटेड नेशन में कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है? आप कहेंगे जनरल असम्बली इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन एज ए मेन बॉडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। को ये क्या है? ये मेन बॉडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, यानी ये क्या है कि मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। क्या बड़ी बड़ी जो पॉलिसियाँ बनाती जनरल असम्बली बनाती है। आपसे पूछेगा वही कि इसकी वोटिंग का, इसकी प्रोसीजर का जिक्र किस चैप्टर में, 4 में, आप वो जाकर देख लेना। आपसे पूछेगा कि क्या जनरल असम्बली जो है ये पार्टिसिपेट करता है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी तंजीमात में, इसके निज़ाम चलाने के अंदर क्या ये पार्टिसिपेट करता है यूनाइटेड नेशन की? आप कहेंगे हाँ, जनरल असम्बली पार्टिसिपेट करता है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन में, ये पार्टिसिपेट करता है। ये हमारा ख़त्म हुआ जनरल असम्बली। अब दूसरा पढ़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ रहे हैं, आपसे पूछेगा ये क्या है? आप कहेंगे ये मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपसे पूछेगा लीगल स्टेटस क्या है? आप कहेंगे ये एक्टिव है, अभी तक काम कर रहा है। आपसे पूछेगा इसकी फॉर्मेशन क्या? आप कहेंगे ये 1945 में बना था। ये कब बना था? 1945 में। यानी ये सब के सब जो बने हैं, अक़वाम मुत्तहिदा बनी कब थी? 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये बना था। वो जब पॉलिटिकल साइंस के जब मैं लेक्चर दूंगा तो उसके अंदर बहुत तफसील से होगा कि ये जंगें क्या होती थी क्या नहीं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क सिटी में। देखो सबका न्यूयॉर्क सिटी में, आंखें बंद करके न्यूयॉर्क सिटी में सबका हेडक्वार्टर। सिर्फ इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट सिस्टम जो है उसका जो है वो हाग में है, नेदरलैंड में। आपसे लागत ने पूछेगा इसके मेंबर कितने हैं? उसके 193 थे जनरल असम्बली के, इसके 15 मेंबर हैं। 15 में ये चक्कर है कि 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट है, वो आर्जी मेंबर हैं, नॉन परमानेंट है। और जो 5 मेंबर हैं ना,
ये परमानेंट मेंबर हैं और ये 5 जो हैं इनके पास वीटो पावर है। मिसाल के तौर पर 15 के 15 में से 14 बंदे मान गए कि ये फैसला हो जाना चाहिए और 5 परमानेंट में से फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो अमेरिका नहीं माना या रूस नहीं माना या चीन नहीं माना, ठीक है, कोई एक मेंबर ना माना, जो 5 परमानेंट है उनमें से कोई एक ना माना, तो अब वो फैसला नहीं होगा। अगर वो बड़े लेवल का फैसला था, इंटरनेशनल लेवल का फैसला था, वो नहीं होगा। तो क्या आपसे पूछेगा इसके कितने मेंबर? आप कहेंगे 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। आपसे पूछेगा कि परमानेंट जो मेंबर उनके पास क्या पावर है? आप कहेंगे वीटो पावर है। आपसे पूछेगा वीटो पावर किसको कहते हैं? आप कहेंगे उनमें से अगर एक भी ना मानना तो बड़े लेवल का जो फैसला होगा, इंटरनेशनल लेवल का फैसला, वो नहीं हो सकता। अब आपसे लागत ने पूछेगा कि जो इसके परमानेंट जो मेंबर हैं और इसकी जो इसमें जो एक स्टेट है उसमें वो एक मेंबर के तौर पे काम करते हैं, हाँ इसके अंदर स्टेट मेंबर के तौर पे वो होती है। अच्छा हाँ, एक बड़ा कीमती आपसे पूछेगा कि लॉ गेट में सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या है? आप कहेंगे इसकी प्राइमरी ड्यूटी है टू कीप पीस एट इंटरनेशनल लेवल। ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अमन को कायम रखता है। आपसे ये पूछ सकता है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल किसी मेंबर मुल्क की, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल किसी मेंबर मुल्क की जो 193 मेंबर थे वो या अपने इसके मेंबर है, उन ममालिक की क्या उसकी राइट्स को, उनके हकूक़ को वो सस्पेंड कर सकती है, उनको मुअत्तल कर सकती है उनके हकूक़ को? आप कहेंगे हाँ, अगर वो वायलेशन कोई कर रही है और बात नहीं मान रही तो सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर ममालिक हैं उनकी प्रिविलेजेस को, उनके राइट को, उनके अख्तियारात को सस्पेंड भी कर सकती है और रीस्टोर बहाल भी कर सकती है। तो ये बड़ा अहम है। आपसे लागत ने पूछा कि जो अमेंडमेंट होती है यूनाइटेड नेशन के चार्टर में वो कैसे होती है? आप कहेंगे वो जब तक सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा तब तक यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अमेंडमेंट, तरमीम, चेंज नहीं हो सकती। वेन एवर द यूनाइटेड नेशन want to give any amendment in their charter, only the Security Council will have to give the recommendation about it। तो उसको क्या होगा कि जब भी वो कोई उसमें देना चाहे, अमेंडमेंट देना चाहे, तो वो क्या करेगा? रिकमेंडेशन कौन करेगा? हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है तो आगे जाकर अमेंडमेंट होती है, वरना नहीं। आपसे लागत में पूछेगा, बड़ा अहम है, कि अगर कोई मेंबर या कोई स्टेट वो वायलेशन कर रही है, वो इंटरनेशनल पीस को बिगाड़ रही है, बैनुल अक़वामी अमन को तबाह कर रही है, तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल आर्म्ड फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकती है? क्या उस मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौजें भेज सकती है? उस मुल्क के ख़िलाफ़ जंग कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर कोई ममालिक कोई इंटरनेशनल पीस को तबाह कर रहा है, मानने पे नहीं आ रहा, हट धर्मी पे चला गया, तो ये आर्म्ड फोर्सेस बजरिया ताकत, जंग के ज़रिए, फ़ौज के ज़रिए से, हथियारों के ज़रिए से उसको कंट्रोल कर सकती है। अब आपसे लागत ने पूछेगा एक फ़ैसला होने के लिए जो प्रोसीजरल मैटर, देखो लफ्ज़ देखना, एक है प्रोसीजरल मैटर, दूसरा है सब्सटेंशियल मैटर। तो मैं अभी पहले पढ़ा रहा हूँ प्रोसीजरल मैटर, जहन में ये दो लफ्ज़ याद रखना, प्रोसीजरल मैटर और सब्सटेंशियल मैटर। आपसे लागत ने पूछेगा कि जो प्रोसीजरल मैटर है, जो इसके प्रोसीजर के मुतालिक, इसके काम काज के तरीक़ों के मुतालिक अगर कोई मामला है तो 15 में से कितने मेंबर उसके हक़ में वोट डालें तो वो फैसला माना जाएगा? आप कहेंगे प्रोसीजरल मैटर पे 15 में से अगर 9 कोई बात कह दें तो वो प्रोसीजरल मैटर पे मामला मानना जाएगा। अब आपसे लागत ने पूछा कि जो सब्सटेंशियल मैटर हैं उनके अंदर कितने लोगों का मानना जाएगा? आप कहेंगे 15 में से उनमें भी 9 कोई फैसला कर दे तो मान लिया जाएगा, मगर फिर जो सब्सटेंशियल मैटर है उनमें जो वो 9 होंगे उनमें से 5 परमानेंट मेंबर होना ज़रूरी हैं, ठीक है। प्रोसीजरल मैटर में 15 में से 9 मेंबर ने बात कह दी, फैसला मान लिया, चाहे वो परमानेंट 5 थे या ना थे, प्रोसीजरल मैटर था, कोई मैटर नहीं। मगर सब्सटेंशियल मैटर के अंदर क्या कि अगर कोई मामला है, बड़े लेवल का मामला है, तो उसमें से 15 में से 9 जो बंदे मानने हैं उन 9 में से वो 5 होना ज़रूरी हैं जो
परमानेंट मेंबर है। अगर 5 वो परमानेंट मेंबर नहीं, 4 उसमें शामिल हैं, तब वो फैसला नहीं माना जाएगा। आपसे लॉ एक्ट में एक और चीज़ बड़ी अहम पूछेगा, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसकी कोई रेजोल्यूशन पास होती है तो वो बाइंडिंग होती है स्टेट के ऊपर, स्टेट को वो माननी पड़ेगी। आप कहेंगे हाँ, अगर ये कोई रेजोल्यूशन पास करती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो वो बाइंडिंग होती है स्टेट्स के ऊपर, जो उसकी मेंबर हैं उस पर बाइंडिंग होगी, उस पर उसका अमल दरामद लाजमी होगा। आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम है, उसके जज को सेलेक्ट करने में मदद करती है। आप कहेंगे हाँ, ये उसके जज को सेलेक्ट करने में मदद करती है। आपसे पूछेगा क्या ये जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जनरल असेंबली का सेक्रेटरी जो जनरल होता है, उसके अपॉइंटमेंट में भी ये मदद करती है। आप कहेंगे हाँ, ये जज के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिस्टम के जो जज के अपॉइंटमेंट के लिए और जो जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी जनरल है, उन दोनों की अपॉइंटमेंट के लिए, उन दोनों की भर्ती के लिए ये मदद करती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा तीसरा है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इसको आपका एब्रीवेशन लॉ एक्ट में लिख के देगा, ये एब्रीवेशन इसका मुखफ़फ़ याद कर लें, ECOSOC। ECOSOC ये मुखफ़फ़ अक्सर देता है, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये क्या था? ये ऐसा हुआ था कि ये 14 जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसियां थी, उनके फंक्शनल कमीशन को ये करने के लिए क्या आया था, और 5 जनरल कमीशन। देखो 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो दोबारा देखें इसको, इट वाज इस्टेब्लिश टू कोऑपरेट इकोनॉमी एंड सोशल मैटर। ये आया इस्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमी और सोशल मैटर की कोऑपरेशन के लिए, ताउन के लिए, ऑफ 14 यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो 14 यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी उनके लिए, फंक्शनल कमीशन और फंक्शनल कमीशनों के लिए, और 5 जनरल कमीशन और 5 जनरल कमीशनों के लिए। तो इकोनॉमी और सोशल काउंसिल किस लिए आया था? ये आया था कि यूनाइटेड नेशन की 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी और फिर फंक्शनल कमीशन और 5 जनरल कमीशन की जो है कॉपरेशन करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उनके सोशल मैटर को सुलझाने के लिए। अब आपसे लॉ एक्ट ने पूछेगा ये क्या है? आप कहेंगे ये प्रिंसिपल मेजर ऑर्गन है। पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। पूछेगा इसके मेंबर कितने हैं? आप कहेंगे 54 हैं, 54 हैं। पूछेगा कि इसको कौन इलेक्ट करता है? तो आप कहेंगे इनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करती होती है। इनको तजवीज़, उनको सिलेक्ट कौन करती है, इलेक्ट कौन करते हैं? जनरल असेंबली। आपसे पूछेगा इसके जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म कितनी है, कितने अरसे तक के मेंबर हैं? आप कहेंगे वो 3 साल तक के लिए होते हैं। फिर आपसे लॉ एक्ट पूछेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या करती है? आप कहेंगे ये डायग्नोज करती है इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सोशल इशू। ये तजवीज़ करती है कि इकोनॉमी और सोशल इशू क्या होते हैं। फिर ये क्या करती है कि ये मिशन टू क्रिएट सॉलिडिफाइड इकोनॉमी, ये चाहती है, ये क्या करती है? देखो इसका मेन काम ये है कि दुनिया भर की मौशियात को, दुनिया भर की इकोनॉमी को ये सॉलिडिफाइड करती है, चाहती है कि पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग हो, माली लिहाज से मजबूत हो। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या करती है? ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऐसी स्कीमें बनाती है, ऐसी तजवीज़ें पेश करती है कि दुनिया की मौशियत सही हो। फिर आपसे लॉ एक्ट पूछेगा कि ये हंगर को भी वो कर रही होती है, कंट्रोल करती है, उसमें भी कॉपरेशन करते हैं। आप कहेंगे हाँ, भूख को मिटाने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को वो सेट करने के लिए ये क्या करती है? ये मदद कर रही होती है। फिर आपसे लॉ एक्ट ने पूछेगा कि ये प्रमोट करती इंटरनेशनल सोशियो इकोनॉमी स्कीम एंड पॉलिसी। आप कहेंगे हाँ, ये बड़ा कीमती, ये प्रमोट करती है किसको? इंटरनेशनल सोशियो इकोनॉमी, समाजी मुआशियात को। सोशियो इकोनॉमी, समाजी मुआशियात को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रमोट करती है, उसकी स्कीमों को, और वो जो पॉलिसी बनाती है उनको। अब चौथा, ये हमारा 3 खत्म हो गया। चौथा सेक्रेटरीट, चौथा सेक्रेटरीट। आपसे पूछेगा ये क्या है? आप कहेंगे ये मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप कहेंगे ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में। देखो सबका न्यूयॉर्क चल रहा है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में। पूछेगा इसका हेड कौन है? आप कहेंगे इसका हेड है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है वो सेक्रेटरीट का हेड है। ये बड़ा कीमती, बड़ा कीमती, बड़ा कीमती। आपसे पूछेगा सेक्रेटरीट का
जो हेड होता है वो कौन होता है, आप कहेंगे ये सेक्रेटरी जनरल होता है, इसको जहन में बैठा लें। इसकी टर्म कितनी होती है सेक्रेटरी जनरल की, आप कहेंगे 5 साल होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपसे पूछेगा जो सेक्रेटरीट है इसका सेशन, इसका इजलास कब बैठता है, आप कहेंगे हर साल जुलाई में इसका इजलास होता है। तो क्या इसका सेशन क्या होता है, इन जुलाई ईच ईयर, हर साल जुलाई में इसका सेशन होता है। अब आपसे लागत ने पूछेगा ये क्या करता है, आप कहेंगे एडमिनिस्टर द प्रोग्राम एंड पॉलिसी लेड बाय डिफरेंट अथोराइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन की अक़वाम मुत्तहिदा की जो बड़ी बड़ी अथोराइज्ड बॉडी हैं वो कोई प्रोग्राम कोई पॉलिसी लेकर आती हैं तो उसकी तंजीम करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसके निज़ाम को संभालता है, उनको आगे लेके चलता है, यानी उनको एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनको लेके आगे चलता है, उसके पूरे निज़ाम को कंट्रोल में रखता है। फिर आपसे लागत ने पूछेगा क्या ये इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस होती है उनको ऑर्गेनाइज करता है, आप कहेंगे जो सेक्रेटरीट होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। फिर आपसे लागत ने पूछेगा कि ये मीडिया के ज़रिए से क्या जितने प्रिंसिपल ऑर्गन जो हैं उनकी कारकर्दगी को मीडिया के ज़रिए से कम्युनिकेट दुनिया में करता है, आप कहेंगे हाँ। जो सेक्रेटरीट होता है उसका काम ये भी है कि जितने प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की जितनी भी प्रोग्रेस है उन तमाम प्रोग्रेस को क्या करता है, ये दुनिया के सामने लेके आता है बजरिया मीडिया, ये करता है। अब आपसे लागत में एक और पूछेगा कि अगर इसका काम ये भी है कि ये नॉन ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, देखो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, जो सरकारी ज़ुबान है वो अलग है। अगर कोई ऐसा कोई तहरीर है, कोई ऐसा मामला है कि जो यूनाइटेड नेशन में पेश हुआ मगर वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, तो उसकी ट्रांसलेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह और ताबीर कौन करेगा, आपसे लागत पूछेगा। तो आप कहेंगे सेक्रेटरीट जो होता है ये इदारा क्या करता है कि जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज में वो कर रहा होता है। अब हमारा है ट्रस्टशिप काउंसिल 5वां फॉर्मेशन। आपसे पूछेगा ट्रस्टशिप काउंसिल जो है ये कब बना था, आप कहेंगे ये 1945 में बना। पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप कहेंगे न्यूयॉर्क सिटी में। पूछेगा इसका लीगल स्टेटस क्या है, ये भी अभी तक एक्टिव है, पिछले वाला भी एक्टिव था, ये भी एक्टिव चल रहा है। नहीं, ये इनएक्टिव है, याद रखना। ये वाहिद ऐसा है ट्रस्टशिप काउंसिल कि जो इनएक्टिव हो चुका है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था कि 14 ऐसी टेरिटरीज थी, 14 ऐसे ममालिक, 14 ऐसी रियासतें, 14 ऐसी हदूद बंदियाँ, ऐसे इलाके थे कि जो अपना निज़ाम खुद नहीं संभाल सकते थे बल्कि वो दूसरों पे डिपेंड थे। उनकी बहाली के लिए, उनके काम के लिए इसको लेकर आया गया। जब इसने 1994 के अंदर, ठीक है, 1994 के अंदर वो आखिरी जो स्टेट थी वो भी आज़ाद हो गई, या तो वो 14 की 14 स्टेटें आज़ाद हो गई या उन्होंने किसी दूसरी बड़ी बड़ी ममालिक से इल्हाक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका काम ख़त्म हो गया, तब से 1994 से ये इनएक्टिव है। तो याद रखना, आपसे लागत में पूछेगा ट्रस्टशिप काउंसिल जो है इसका लीगल स्टेटस क्या, आप कहेंगे इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर रहा। वो पहले वाले एक्टिव थे, ये इनएक्टिव है। आपसे पूछेगा क्यों इनएक्टिव हुआ, आपके 14 ममालिक थे, उन 14 ममालिक की जो इंतज़ामात थे, जो ट्रस्टशिप इदारे आते थे, वो सब के सब ये तो बहाल हो गए, आज़ाद हो गए, या किसी के साथ इल्हाक हो गए तो उसका काम बंद हो गया। आपसे लागत ने पूछेगा कि ये कब बंद हुआ, आप कहेंगे ये बंद हुआ 1994 के अंदर। आपसे पूछेगा जो आखिरी ट्रस्टशिप जो टेरिटरी थी वो कब आज़ाद हुई थी, आप कहेंगे वो 1 अक्टूबर 1994 को आज़ाद हो गई थी, जो आखिरी इसका मुल्क था 14 में से, तो इसका काम बंद हो गया, ये हमारा ख़त्म, इसमें इतना ही था। आपसे लागत ने अब अगला है छठा आखिरी हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपसे पूछेगा ये क्या है, आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपसे पूछेगा लीगल स्टेटस क्या है, आप कहेंगे एक्टिव है, काम कर रहा है अभी तक। पूछेगा कब बना था, आप कहेंगे 1945 में बना था, इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई। फिर पूछेगा इसकी कंपोजिशन क्या है, आप इसका हेडक्वार्टर क्या, पहले देखा हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर वाहिद, इसका हेडक्वार्टर हॉग में है। क्या, पीसफुल सिटी ऑफ नेदरलैंड, नेदरलैंड का एक बड़ा पुरअमन शहर है हॉग, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। बाकी सबके हेडक्वार्टर 5 के वो किस में, न्यूयॉर्क सिटी में, इसका हॉग में।
आपसे पूछेगा इसमें कितने कंपोजिशन, आप कहेंगे इसमें 15 जज होते हैं, याद रखें 15 जज हैं इसमें। आपसे पूछेगा इस 15 जजेस को कौन इलेक्ट करता है, आप कहेंगे इसको जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असम्बली इन जजेस को इलेक्ट करती है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम कहते हैं, आप कहेंगे हाँ, यानी इसको बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ कहते हैं। आपसे पूछेगा जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो इसका जज लगना चाहे, इलेक्ट होना चाहिए, इसकी नॉमिनेशन में कोई जज हिस्सा लेना चाहे, वो क्या होना चाहिए, वो अपने मुल्क का सबसे बड़े कानूनी ओहदे पर आने वाला शख्स जो होगा अपने मुल्क के, यानी हर मुल्क का, पाकिस्तान में वो शख्स कि जो सबसे ज़्यादा कानून जानता है और वो सबसे बड़ी कानूनी पोस्ट पर आ सकता है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और वो शख्स हाई मॉरल का हो, अच्छे अखलाक का हो। अब से लॉ गेट ने पूछेगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे कि ये पूरी दुनिया को इंसाफ दिलाता है। आपसे लॉ गेट ने पूछेगा इसके अंदर क्या जो सिर्फ मेंबर स्टेट्स हैं वही इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं, आप कहेंगे मेंबर स्टेट तो करती हैं, हाँ कोई बाकी इदारा भी अगर जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल उसको इजाज़त दे दे तो बाकी मामलात भी इसके अंदर आए जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर, तो सिंपल वर्डिंग में, अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी मुल्क की जो इसका मेंबर नहीं है या कोई ऐसा मामला जो इसकी मेंबरशिप में नहीं आता, तो अगर वो इजाज़त लेके इसमें लेके आना चाहें आ सकते हैं। आपसे लॉ गेट ने पूछेगा कि ये एडवाइजरी काउंसिल देती है, क्या मशवरा भी देती है, आप कहेंगे हाँ। यूनाइटेड नेशन जो है वो उसके जो बड़े बड़े जो आर्गन हैं, जो बड़े बड़े उसकी डिपार्टमेंट है, जो बड़े बड़े कोई ओहदे हैं, वो अगर चाहें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट है, कोई और इदारा है, वो अगर चाहें तो इसके पास एडवाइजरी काउंसिल इससे ले सकते हैं, इससे मशवरा ले सकते हैं। आपसे लॉ गेट में पूछेगा ये जो है इसके जो जजेस हैं इनकी ऑफिशियल टर्म क्या है, आप कहेंगे इनके जजेस की ऑफिशियल टर्म 9 साल की है, 9 साल के लिए जज होता है, मगर उसमें से हर 3 साल में से 5 जज रिटायर होते हैं। तो जज की टर्म क्या है 9 साल, मगर हर साल 9 में से हर 3 साल बाद 9 में से 5 जज रिटायर होते हैं। जज की टर्म क्या है 9 साल, और तो कितने जज की टर्म है 9 साल, मगर इसके जो 15 जज हैं, देखो 15 जज हैं, जज की टर्म में कितने 9 साल। दोबारा देखें, मेरे को बताना भूल गया तो सॉरी। देखें 15 जज हैं, 15 जज की टर्म कितनी है 9 साल, मगर हर 3 साल बाद इसके जो जजेस हैं वो 5 जज रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर फिर दूसरे आते हैं। तो हमारा लॉ गेट में ये था, ये इस तरह याद कर लेना, बाकी मैंने आपको जो बता दिया उससे कि इंशाअल्लाह आपका कवर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।